नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है द ब्रह्मपुत्र रिवर ड्रेनेज सिस्टम यानी ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कशन किया था इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम और गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम का, तो इन्हें आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में जाकर देख सकते हैं। अब हम देखें ब्रह्मपुत्र रिवर क्या है। तो जैसा कि नाम से ही पता है, ब्रह्मपुत्र यानी सन ऑफ ब्रह्मा यानी ब्रह्मा का पुत्र है, यानी भारत की एक ऐसी नदी है जिसका नाम किसी मेल पर्सन के नाम पर पड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि भारत की अधिकांश नदियां फीमेल के नाम पर है, तो कौन सी नदी है जो मेल के नाम पर है। खैर, अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये तिब्बत के पठार में कैलाश पर्वत श्रेणी के पास ही चेमो युंगडुंग ग्लेशियर, जिसे कुछ लोग यहाँ आंशिक ग्लेशियर भी कहते हैं, लिख देना चाहेंगे चेमा युंगे डुंगे ग्लेशियर से निकलकर ग्रेटर हिमालय के पैरेलल यानी हिमालय के समांतर पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होते होते ये अरुणाचल प्रदेश के पास पहुंचते यानी नामचा बरवा के पास पहुंचती। यहां लिख देना चाहिए, बना देना चाहिए नामचा बरवा। इसका नाम है माउंट नामचा बरवा। तो नामचा बरवा माउंटेन के पहले ही एक टर्न लेती है और टर्न लेकर के ये टर्न ली और यूं आ गई अरुणाचल प्रदेश चली जाती है और फिर पासी घाट के बाद असम में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र घाटी बनाती है। फिर मेघालय में गारो पहाड़ी है, इसके पश्चिमी भाग को काटती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। ये गंगा रिवर आ रही है जिसे पद्मा कहते हैं और इसे जमुना कहते हैं। और ये जाकर के गोवालुंडो घाट पे, गोवालुंडो घाट ये है, इस जगह को बोलेंगे क्या, गोवालुंडो घाट। तो गोवालुंडो घाट में जाकर पद्मा से मिल जाती है। अब हम देखते हैं इसको किन नामों से जाना जाता है। तो इस नदी को तिब्बत में यार्लुंग सांगपो, और अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो इसे कहते हैं सियाम और बाद में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं, रिवर ब्रह्म पुत्र, तो इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। फिर हम देखें तो बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं, रिवर जमुना। और फिर हमने बताया कि पद्मा से गोवालुंडो घाट में मिलेगी, फिर आगे जाकर के मेघना से मिल जाती है। ये कई 4-5 शाखाएं बनाती हैं, इनको भितरिकाएं कहते हैं और विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम देखते हैं तो इसका अपवाह क्षेत्र है और लंबाई। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई इंडस रिवर की लंबाई के लगभग बराबर है, यानी ये भी 2900 किलोमीटर की लंबाई में है और ये भी लगभग 2900 किलोमीटर की लंबाई में बहती है, यानी एशिया की बड़ी नदियों में से एक है। और इसका अपवाह तंत्र चीन, भारत व बांग्लादेश 3 देशों में बनता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों में अपना अपवाह तंत्र बनाती है। तो ये 3 देशों में अपना अपवाह तंत्र बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में गुम्फन करती है। गुम्फन क्या होता है, जब कोई नदी, जैसे नदी है, अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में सिल्ट लेकर जाती है तो जिगजैग मार्ग में प्रवाहित होती है, यानी सिल्ट का जमाव हो जाता है। सिल्ट के जमाव से द्वीप जैसी संरचनाएं बन जाती हैं और नदी कई शाखाओं में विभाजित होती है। जैसे द्वीप से टकराती है तो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इस तरह द्विशाखनी कहते हैं, नदी द्विशाखनी नदी भी कहते हैं। तो ये इसे कहते हैं रिवर ब्रेडिंग या नदी गुम्फन। तो क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में गुम्फन करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में रिवर ब्रेडिंग करती है। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी चूंकि हिमालय और इधर मेघालय पठार मिकी रेंगवा पहाड़ियों के बीच में है, इसलिए इसका आकार
कुछ इस तरह है, इस तरह की घाटी है, यानी ये बीच में एक दबी हुई है और इसके दोनों भाग ऊपर उठे हुए भाग, तो यू आकार की घाटी जैसी दिखती है। इस तरह की घाटी को रैंप कहते हैं, रैंप घाटी। जैसे भ्रंशन होता है, रिफ्ट घाटी वैली कहते हैं और रैंप वैली कहते हैं। तो जब किसी भूभाग के बीच का भाग अपनी जगह पर स्थिर होता है और किनारे के भूभाग ऊपर की ओर उठ जाते हैं, तो इस घाटी को क्या बोलेंगे? रैंप वैली कहते हैं, रैंप वैली या रैंप घाटी कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र घाटी यानी ब्रह्मपुत्र घाटी रैंप घाटी का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब हम देखते हैं जब ये आगे बढ़ती है तो डिब्रूगढ़ के बाद ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इसकी एक शाखा को ब्रह्मपुत्र कहते हैं, तो दूसरी शाखा को यहाँ ये आ गई दूसरी शाखा खेरिया घाट कहलाती है। तो ब्रह्मपुत्र और खेरिया घाट, फिर ये आगे बढ़ती ही चली जाती है दो शाखाओं में, यहाँ मिलती है फिर आगे बढ़ती है और ये गुवाहाटी के बाद काफी सक्रिय हो जाती है, फिर चौड़ी होती है। तो इसके बीच में सिल्ट, अभी हमने जैसे नदी ब्रेडिंग बताया, तो ये द्वीप जैसी संरचना बनती है, टीले जम जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा द्वीप बन गया है जिसे कहते हैं माजुली द्वीप। यानी माजुली बहुत ही फेमस है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन आया कि माजुली द्वीप किस नदी पर है। तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में असम में है। ये विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक नदी द्वीप है और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, यानी गिनीज बुक में दर्ज है। इसको विश्व धरोहर में भी सम्मिलित किया जा रहा है, क्योंकि करने की बात है, चल रही है, लेकिन अभी किया नहीं गया। ये बहुत ही बड़ा द्वीप है, पहले 800 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग था, लेकिन इसका वेदरिंग इरोजन होते होते लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रह गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि फिर ये इस तरह का कोई भी नदी द्वीप नहीं बचेगा, इसलिए इसको विश्व धरोहर में सम्मिलित करना चाहिए। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी माजुली बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक प्रकार का, इसे तो आइलैंड डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनका विधानसभा क्षेत्र भी यहीं पर है। यहाँ पे बहुत से ऋषि मुनियों के आश्रम भी है, मंदिर है, यानी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो माजुली आइलैंड हो गया, न सिर्फ माजुली बल्कि अन्य छोटे छोटे आइलैंड भी हैं ये नदी गुम्फन के कारण। तो जब ये गुवाहाटी पहुंचती है तो ये सक्रिय हो जाती है। यहाँ इसकी चौड़ाई बहुत ही कम है। आप जानते हैं नदी का पुल वहीं बनाया जाता है जहां पर नदी सक्रिय हो और मजबूत भी हो उसके दोनों लेवीज यानी किनारे। तो यहाँ गुवाहाटी में यह ब्रिज है, 1 किलोमीटर करीब इसकी चौड़ाई रह जाती है और यहीं पर एक युद्ध हुआ था, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, मुगलों और अहोम के मध्य जो पानी के अंदर लड़ा गया था, उसे कहा जाता था, उस युद्ध को सराय घाट का युद्ध, फेमस है, आप इतिहास में पढ़ेंगे। खैर, अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे शहर कौन कौन से हैं। तो शहरों में देखें तो सबसे पहले हमने यहाँ पासी घाट बताया था, पासी घाट के बाद यहाँ सदिया है, जोराहट है, जोराहट, गुवाहाटी, ग्वालपारा और गोलपारा के बाद फिर धुबरी है। तो यहाँ बहुत सारे जगह शहर इसके किनारे स्थित है। नेशनल पार्क्स भी कई हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 विकसित है, यानी नेशनल वाटर वे 2, इसमें काफी, जिसे हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट काफी ज्यादा है। तो यहाँ नेशनल वाटर वे 2 है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, ये सदिया से लेकर सदिया जो यहाँ पर है, सदिया और धुबरी, ये यहाँ धुबरी है। धुबरी यानी सदिया से लेकर धुबरी तक राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी नेशनल वाटर वे 2 डेवलप है। इसकी लेंथ करीब 891 किलोमीटर है। तो ये फेमस है। अब हम देखते हैं इसका और कुछ इंपॉर्टेंस है। तो ये बहुत ही नोटोरियस है। ये असम में बाढ़ लाती है, क्योंकि जैसे अभी हमने बताया कि यू आकार की घाटी है, तो इसके लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज दोनों ही बहुत ज्यादा वर्षा का पानी लेकर आती हैं, सिल्ट लेकर आती हैं, जिसकी वजह से सिल्ट जमा होने से नदी पूरी फैल जाती है और जलमग्न हो जाती है।
जिसकी वजह से यहाँ लोगों को जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, कृषि कार्य में बाधा पैदा हो जाती है, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कई बाढ़ तो हर साल ही आती है, शायद ही कोई वर्ष हो जिसमें बाढ़ कम हो, नहीं तो हर साल बाढ़ आती है और सबसे पहले आती है और सबसे बाद में जाती है, क्योंकि मानसून का प्रभाव भी यहाँ ज्यादा होता है, अपेक्षाकृत वर्षा भी यहीं पर ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा होती है। और यहाँ चौड़ी है, निकलने का रास्ता सकरा है, तो जलमग्न रहता है। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो सहायक नदियों में यहाँ पहले लेफ्ट और राइट दो तरह के ट्रिब्यूटरी लेते हैं। तो हम लेते हैं सबसे पहले राइट ट्रिब्यूटरीज। राइट ट्रिब्यूटरीज हो गई जैसे सुबनसिरी रिवर, ये सुबनसिरी लिख देना चाहेंगे आप, सुबन ब्लैक मार्कर से लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, ब्लैक मार्कर से। रिवर सुबनसिरी, सुबनसिरी ये कहां से निकलेगी, तो ये तिब्बत पठार से निकलकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए और फिर असम में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। सुबनसिरी रिवर को गोल्ड रिवर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें गोल्ड डस्ट पाया जाता है, विश्व प्रसिद्ध है गोल्ड रिवर के नाम से। सुबनसिरी नदी के निचले भाग में एक लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना भी विकसित की गई है, और बहुत बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो ये सुबनसिरी हो गई। इसके और आगे जाएंगे तो यहाँ तवांग डिस्ट्रिक्ट से एक रिवर आती है, इसका नाम है कामेंग, ये है, इसको बोलेंगे कामेंग रिवर। कामेंग रिवर ये फेमस है, इसको हम ब्लू से ही करें तो ज्यादा विजिबल रहेगा। कामेंग रिवर, कामेंग रिवर फेमस है, ये तवांग डिस्ट्रिक्ट से निकलकर असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इसमें भी कामेंग जल विद्युत परियोजना स्थापित है। इसे असम में, अरुणाचल प्रदेश में तो कामेंग कहेंगे, लेकिन असम में जिया बोरेली के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे? असम में जिया बोरेली के नाम से जाना जाएगा। फिर आगे आते हैं तो एक नदी आती है भूटान से, और ये असम में ब्रह्मपुत्र से मिलेगी। इस नदी को बोलते हैं पगला दिया, पगला दिया, पगला दिया, अजीब सा नाम है। फिर आगे चलते हैं तो भूटान से एक रिवर और आती है, इसका नाम है मानस। मानस नदी काफी फेमस है, इस पर ये मानस जल राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट रिवर आती है सनकोस। सनकोस की ये भी भूटान से निकलकर आगे जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, और इसकी विशेषता है कि ये वेस्ट बंगाल और असम के बीच नेचुरल बाउंड्री बनाती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी वेस्ट बंगाल और असम के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो सनकोस रिवर बनाती है। यानी इसके नाम नहीं लिखे हमने, देखो लिख देते हैं। ये पगला दिया हो गई थी, फिर मानस हो गई थी, और मानस के बाद फिर ये सनकोस, सनकोस रिवर, और देन ये तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर। तो ये रिवर्स हो गई। एक और रिवर है जिसे कहते हैं वांगचू, ये वांगचू है। ये वांगचू नदी भी ये भूटान से निकल करके, भूटान से निकलेगी और असम में ब्रह्मपुत्र से मिलेगी। इस पर चुखा जल विद्युत परियोजना और ताला जल विद्युत परियोजना स्थापित है। तो इसका नाम है वांगचू नदी, वांगचू। ये भारत की सहायता से बनाई गई है। अब हम तीस्ता के बारे में बता रहे थे कि तीस्ता नदी सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से निकलकर और बांग्लादेश में जमुना से यानी ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं रिंगित घाटी, एक रिंगित घाटी है, और रांगपो घाटी है, वो इसकी सहायक नदियां। बहुत ही फेमस है, इसमें क्वेश्चन आया था रिंगित घाटी कहाँ है, तो असम में। और आया था उथांग घाटी कहाँ है, तो उथांग घाटी भी सिक्किम में भी आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया। उथांग घाटी कहाँ है? मरखा घाटी जैसे लद्दाख में जास्कर की सहायक है, नीलांग घाटी उत्तरकाशी में है, सांगला घाटी या हिमाचल प्रदेश में है, और जुफू घाटी कहाँ है, तो जुफू नागालैंड में। इस तरह की क्वेश्चन आईएएस में आते हैं। घाटियों का हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जो आपको
उसमें डिटेल में और पिक्चराइज करके दिखाएंगे। खैर, तो ये तीस्ता रिवर हो गई। तीस्ता में भी तीस्ता जल विद्युत परियोजना स्थापित है। अब हम आते हैं इसकी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले दिबांग, जैसे इसे तो दिहांग कहते ही थे। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में एक रिवर आती है दिहांग, दिहांग या करके इसमें मिलती है, इसको बोलेंगे हम दिहांग। दिहांग ये हिमालय माउंटेनस रीजन से निकलकर इसमें मिल जाती है। फिर आती है, इसको बोलेंगे लोहित, ये रिवर लोहित। तो लोहित मिल गई, ये लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी। फिर और आगे आएंगे तो यहाँ पर बूढ़ी दिबांग एक रिवर है, इसका नाम है बूढ़ी दिबांग। ये ज्यादा फेमस नहीं है लेकिन है। फिर आते हैं तो नागालैंड से एक रिवर आती है निकल करके और असम में लखीमपुर में जाकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ये दीमापुर और लखीमपुर दोनों में इसका जल होता है और जल से सिंचाई और बहुत सारा फायदा होता है। तो ये नागालैंड से निकलकर असम के लखीमपुर में मिलती है और इसका नाम है धनसिरी रिवर। धनसिरी बहुत ही फेमस रिवर। इसके और आगे जाएंगे तो एक रिवर मेघालय से निकलकर फिर असम में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। इस रिवर का नाम है कोपली रिवर। कोपली, कोपली कहते हैं, ये कोपली रिवर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर इसी तरह एक है कृष्णई और अन्य रिवर्स हैं। छोटी छोटी तो बहुत सारी नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती हैं। एक रिवर मणिपुर से बहती है, मणिपुर पहाड़ से निकलकर फिर ये नागालैंड के बीच सीमा बनाती है और बना करके फिर मिजोरम होते हुए फिर असम पहुंचकर फिर ये बांग्लादेश और असम के बीच सीमा बनाती है करीब 31 किलोमीटर और फिर जाके दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक का नाम है सुरमा, दूसरा का नाम कुशियारा और दोनों जाकर के भैरव बाजार के पहले पुणे मिल जाती है। यानी सुरमा और कुशियारा दोनों भैरव बाजार के थोड़ा पहले एक दूसरे से मिल जाती हैं पास में और मिल करके फिर ये पद्मा से मिलती है। तो जब मिल जाती हैं तभी इसका नाम क्या पड़ जाता है, मिल करके फिर आगे जाके पद्मा से मिल जाती हैं तभी इसका नाम क्या पड़ेगा, मेघना। तो ये मेघना कहलाती है, इसको बोलेंगे रिवर मेघना। और ये जो रिवर आती है मणिपुर से निकलती है, इस मणिपुर से निकलने वाली रिवर को कहते हैं बराक रिवर। रिवर बराक बहुत फेमस है, बराक नदी। बराक रिवर इतना ज्यादा फेमस है कि इसे क्वेश्चन कई बार आईएएस में भी है, पीसीएस में भी है। तो इस पर एक के बराक रिवर पर तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना है। कौन सी परियोजना होगी इस पर, तो तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना, तिपाई मुख डैम, तिपाई मुख डैम is built on बराक रिवर इन मणिपुर। तो तिपाई मुख बांध है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बराक नदी पर नेशनल वाटरवे 6 डेवलप है। ये लखीमपुर से लेकर के लखीमपुर टू बंगा तक, लखीमपुर टू बंगा, ये इसे बोलेंगे नेशनल वाटरवे 6। इसकी लेंथ 121 किलोमीटर है। तो लखीमपुर टू भंगा 121 किलोमीटर नेशनल वाटरवे 6 किस रिवर पर होगी, मणिपुर और में बहने वाली बराक नदी, यानी मणिपुर फिर नागालैंड, असम और उसके बाद ये बांग्लादेश और आगे जाके 2 शाखाओं में बटेगी और फिर मेघना बन करके सुंदरबन डेल्टा बनाती है। यहाँ इसका डेल्टा क्षेत्र बहुत ही चौड़ा है, ये नदी काफी चौड़ी हो जाती है और कई शाखाएं बनती है। तो आपने क्या देखा, यहाँ और भी एक नदी से जमुना, जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, इससे एक नदी और निकलती है, इसको भी पुरानी जमुना या ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यहाँ नदियों का जाल बिछा हुआ है। कहा जाता है कि बांग्लादेश में नदियों का जाल है, यानी बांग्लादेश में सड़क मार्ग से ज्यादा जल मार्ग का विकास है, यानी जल परिवहन सड़क परिवहन की अपेक्षा अधिक डेवलप है, क्योंकि जल नदियां हैं
इस पर डैम कौन कौन से ब्रह्मपुत्र में, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर वैसे तो चीन ने एक डैम बनाया है, इसका हम चर्चा कर सकते हैं। चीन ने यहाँ पर एक डैम बनाया है, इस डैम का नाम है जांगमू डैम। क्या बोलेंगे? जांगमू डैम, यहाँ लिख देना चाहेंगे जांगमू डैम। ये चीन ने तिब्बत में बनाया, बहुत बड़ा डैम है। इसके अतिरिक्त फिर कुछ अन्य 2-3 डैम और बनाए हैं चीन ने, जैसे जियाचू डैम है और जिएक्सू डैम है, और इसी तरह के जुगू डैम है, लेकिन वो इतने फेमस नहीं है। मैं तो क्वेश्चन जो आएगा जांगमू डैम पूछा जा सकता है। अब यहाँ एक समस्या भी है, 3 चीन ने जो डैम बनाए जल विद्युत परियोजना के लिए तो बनाए ही बनाए, साथ में यहाँ कैनाल से वाटर को भी डाइवर्ट करेगा, तो जो नदी जल बंटवारा है या नदी संबंधी विवाद पैदा हो सकता है, और चीन इसको जल बम की तरह भी यूज कर सकते हैं युद्ध के समय, और पानी रोक करके भी हमें परेशान भी कर सकता है। अचानक डैम से पानी खोल करके बाढ़ की समस्या पैदा कर सकता है, और वाटर का ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन कर सकता है, जैसे हमारे यहाँ पानी ना है। तो हर एक तरह से, यानी कि कई तरीके हैं जो चीन इसको अस्त्र के रूप में प्रयोग कर सकता है। इसका भारत ने विरोध भी किया था, लेकिन ज्यादा नहीं, और वैसे भी चीन जैसा देश मानने को कहाँ है कुछ भी। तो ये हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर ड्रेनेज सिस्टम। आप इसके लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं उनको जरूर किया करिए, और उनके आंसर्स हमारे कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसे लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे हमारा उत्साह बना रहे और आपको हम वीडियोस भेजते रहें।